नमस्कार दोस्तों। जैसा कि भाई इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड करा था कि जिसको आगे हिस्ट्री पढ़नी है वो कमेंट करके बताएं, लेकिन आप में से किसी ने भी कोई भी कमेंट नहीं करा। ठीक है, हमको ये बहुत गलत लगा। भाई कम से कम यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो ये कह देना कि हमें नहीं पढ़नी है, बस कमेंट तो कर दे। कम से कम एक का भी कमेंट नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करो या ना करो। तो मैं जो आज आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जितने भी लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं ना, सब आलसी हैं, कुछ करना नहीं चाहते, कुछ लिखना नहीं चाहते, बस ऐसे ही आप सरकारी जॉब चाहते हैं। तो भाई ऐसे सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। मैं आपको एक चीज दिखाई देता हूँ, जो नोट्स है ना, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, हमें जो पढ़ाया जाता है वो कैसे पढ़ाया जाता है। आप केवल एक नोटबुक बनाने में ही थक जाएंगे। हमको जो पढ़ाया जा रहा है वो कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो भाई ये आपका हमारा भारत का इतिहास है जो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब इसमें मात्र 2 चैप्टर हैं। अब देखना 2 चैप्टर कैसे हैं। देखो यहाँ से अभी तो इतिहास का परिचय है। इतने पेज में क्या लिखा हुआ है, इतिहास का परिचय लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में देखो ये सब लिख रहा है, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। फिर इन पर चर्चा की गई है थोड़ी थोड़ी। इसके बाद जैसे कि आप देखोगे, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखोगे नवपाषाण काल है। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे हड़प्पा सभ्यता। देखो ये सब हड़प्पा सभ्यता है, ये सब हड़प्पा सभ्यता लिखी हुई है। ये भी सब क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। और लेकिन आप पे तो 10 लाइनें याद नहीं होती है। ये सब क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, ये सब हड़प्पा सभ्यता चल रही है अभी, इतनी सारी हड़प्पा सभ्यता है। आप क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं हड़प्पा सभ्यता में। अरे ऐसे ऐसे प्रश्न है मेरे पास जिनका आप नेट से भी जवाब नहीं ढूंढ सकते। ऐसे ऐसे सवाल ला के रख दूंगा आपके सामने। ये हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद देखो अब ये चल गई वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता। ये वैदिक सभ्यता है। अब देखना वैदिक सभ्यता कहाँ तक चलेगी। देखो वैदिक सभ्यता सब क्या है, ये सब वैदिक सभ्यता है। ठीक है, सब वैदिक सभ्यता चल रही है अभी, सब टोटल वैदिक सभ्यता है ये। ठीक है, वैदिक संस्कृति बोलते हो आपको। यहाँ तक वैदिक सभ्यता खत्म हो रही है, यहाँ तक। इसके बाद यहाँ देखेंगे आप महाजनपद काल शुरू हो रहा है, यानी कि ये तीसरा चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास का, जो हमारा अभी चल रहा है, जो हमारा पूरा नहीं हुआ है अभी। इससे आगे भी है महाजनपद काल। ठीक है, अभी आपका इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म शामिल नहीं है। तो भाई नोट्स बनाना है, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आप दो किताब पढ़ ली, ऐसे काम नहीं चलने वाला। यदि तुम्हें कुछ करना है तो कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी ज्यादा रातें जागोगे आगे जीवन में, रातें इतनी अच्छी हो जाएंगी। तो भाई इससे पहले आपको भी ऐसे ही नोट्स बनाने हैं बढ़िया तरीके से। मैं नहीं कह रहा आप इतना डीपली लिखें, क्योंकि ये हमारा जो है ऊंचे लेवल के नोट्स हैं, आपके लेवल के नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा हमें जानकारी रहती है किसी के बारे में, उतनी ही अच्छी है। आप तो बस अभी याद कर लोगे, ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है वैदिक जो आर्य थे, आर्य वहां से आए थे। वास्तव में आपको ये वास्तव में पता नहीं है कि आर्य कहाँ से आए थे। आर्य को लेकर मतभेद है, लेकिन अभी नया रिसर्च आया जिसमें सिद्ध कर दिया कि आर्य कहाँ से आए थे। आर्य कहीं से भी नहीं आए थे, आर्य भारत के थे। नया रिसर्च आया था पिछले साल 2020 में। ठीक है, कोरोना के समय में, जिससे ये पता चला है कि लगभग आर्य जो है, लगभग नहीं कह सकते, कंफर्म हो गया है कि आर्य कहाँ से कहाँ के थे। आर्य भारत के ही थे, आर्य भारत से कहीं से भी नहीं आए थे। ठीक है, ये नया रिसर्च आया है। तो भाई हम आपसे अब से पहले चर्चा कर चुके हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में, और मैंने आपको 2 वीडियो अपलोड कराया। आज ये तीसरा वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पुरातात्विक स्रोत। मैंने आपको पुरातत्व विभाग के बारे में बताया है थोड़ा सा, अब मैं आपको बताऊंगा पुरातात्विक स्रोत। इतिहास की जानकारी में पुरातात्विक स्रोतों का क्या योगदान है। ठीक है, इतिहास की जानकारी में पुरातात्विक स्रोतों का क्या योगदान है। मैं कम से कम यहाँ पे आपको कम से कम टाइम दूंगा। मेरी जो क्लास होगी वो लेक्चर क्लास होगी। अब जो मेरी क्लास होगी कैसी होगी, वो लेक्चर क्लास होगी। तो पुरातात्विक स्रोतों पे हम चर्चा करते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे पुरातात्विक स्रोतों के तहत आती क्या क्या है। वास्तव में जितने भी इतिहास की जानकारी के बारे में हमारे स्रोत हैं, उनमें सबसे सिद्ध और जो सबसे सत्य की घटना पर आधारित है वो पुरातात्विक स्रोत है। सबसे सत्य की घटना पर आधारित स्रोत इतिहास की जानकारी के कौन से हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक है,
पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है? पुरातात्विक स्रोत में आता क्या क्या है? तो आपकी मुद्राएं आती हैं, मुद्राएं आती हैं, अभिलेख आते हैं। अभिलेख, हमारा जो आज का वीडियो है ना वास्तव में अभिलेखों पर है। मुद्राएं आती हैं, अभिलेख आते हैं, स्मारक आते हैं और मृदभांड आते हैं। मृदभांड का अर्थ क्या होता है? मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन, और मूर्तियां आती हैं। ठीक है, ये किस में आती हैं? ये हमारी सबको मिलाकर क्या कहते हैं? इन सबको मिलाकर हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अर्थात हमें भूमि की सतह के नीचे जो ऐसे वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, उन्हें हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। जैसे हमें मूर्तियां मिली हैं भाई, खुदाई से हमें उत्खनन से क्या मिला? मूर्तियां मिली है, मृदभांड भी मिले हैं, मुद्रा भी मिली है, अभिलेख भी मिले और स्मारक भी मिले। तो हमें इनसे पता चलता है कि इतिहास के बारे में। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मृदभांड से क्या पता चलता है? मृदभांड से हमें ये पता चलता है कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी उसमें लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। अब हमें पता चला कि उन्हें कैसे पता चला उसके बारे में? इनको देखकर हमें लाल काले मिट्टी के बर्तनों के बारे में हड़प्पा सभ्यता कैसे अनुमान लगाया कि वो लोग लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाते थे? क्योंकि हमें मृदभांड प्राप्त हुए हैं खुदाई से, जिनमें लाल और काले रंग के चित्र अंकित हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लाल काले रंग के मृदभांड बनाते थे। इधर आर्यों को देखते तो आर्य कैसे बनाते थे? दूसरे रंग के मृदभांड बनाते थे। तो भाई मैंने बताया कि मुद्रा, अभिलेख, स्मारक, मृदभांड और मूर्तियां, ये सब हमें किसकी जानकारी देते हैं? ये सभी पुरातात्विक स्रोत के तहत आते हैं और पुरातात्विक स्रोत इतिहास की जानकारी देने में एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो हमें इन सब में से जो सबसे अधिक चर्चा करनी है वो किस पे करनी है? सबसे ज्यादा हमारा जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है? वो है अभिलेख। जो मुख्य पॉइंट है हमारा आज का वो क्या है? वो है हमारा अभिलेख। अभिलेखों से लगातार क्वेश्चन आते हैं। अभिलेख, सबसे पहले हम आपको बता दें अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन को, या फिर इसको बोल सकते हैं पुरालेख शास्त्र। पुरालेख शास्त्र भी इनको कह सकते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपोग्राफी या फिर पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्राओं का अध्ययन करते हैं तो मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स मुद्राओं के अध्ययन को कहा जाता है। मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स इनको कहा जाता है। आपसे पूछा गया है प्राचीन तिथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्राचीन तिथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो प्राचीन तिथियां होती हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? पोलियोग्राफी कहते हैं उनके अध्ययन को, पोलियोग्राफी। तो वही आपसे पूछा जाए कि बताइए अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। मुद्रा के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। और प्राचीन तिथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोलियोग्राफी। प्राचीन तिथियों के अध्ययन को कहा जाता है। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं मुख्य रूप से किस पे चर्चा करेंगे? केवल अभिलेख। हमें मुद्राएं, मृदभांड जो भी है ये आगे आते रहेंगे, लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अभिलेख। अभिलेखों से इतिहास के बारे में हमें क्या पता चलता है? ठीक है, अभिलेख इतिहास की जानकारी देने में कितनी सहायता करते हैं, हम इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। हमारा टॉपिक आज का क्या है? हमारा टॉपिक है अभिलेख। अभिलेख। अब सबसे पहला सवाल तो है अभिलेख है क्या? ठीक है, अभिलेख है क्या? तो हमारी भूमि की सतह के नीचे जब पुरातात्विक खुदाई हुई, जब उत्खनन का कार्य चलता है, कभी भी हो सकता है, आज भी चलता रहता है वर्तमान में। ठीक है, तो पुरातत्व खुदाई या उत्खनन के दौरान
कुछ वस्तुओं पर ऐसे लेख अंकित मिले हैं जो हमें इतिहास के किसी राजा, किसी सभ्यता या किसी शासक उसके राज्य विस्तार की जानकारी देते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लेख या अभिलेख कहते हैं। यानी कि भूमि की सतह से वस्तुओं पर मिले अंकित लेखों को हम अभिलेख कहते हैं। हमने जो उत्खनन का कार्य किया है, उत्खनन के कार्य के तहत हमें जमीन के अंदर से कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिन पर कोई लेख अंकित है, जिन पर कोई लिपि अंकित है, तो उनको ही हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है, इन अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिल सकती है इतिहास के बारे में? अभिलेख इतिहास की जानकारी देने में कैसे सहायता करते हैं? तो अभिलेख इतिहास की जानकारी देने में ऐसे सहायता करते हैं। अभिलेखों से हमें क्या क्या पता चलता है? ये लेक्चर की क्लास है, वास्तव में मैं इस पर थोड़ा कम लिखूंगा। अभिलेखों से क्या पता चलता है? अभिलेखों से जिस समय का अभिलेख है उस समय की हमें लिपि के बारे में पता चलता है, भाषा के बारे में पता चलता है। मान लो अभिलेख जिस लिपि में लिखा हुआ है तो उसकी लिपि बताएगा, उसकी भाषा बताएगा। ठीक है, जिस राजा का अभिलेख है उसके बारे में पता चलता है, उसके राज्य के विस्तार के बारे में पता चलता है। जैसे मान लो अशोक का अभिलेख है, अशोक ने कोई अभिलेख जम्मू कश्मीर में गढ़वाया या वहाँ पे अंकित कराया। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अशोक का जो राज्य था वो कहाँ तक था? जम्मू कश्मीर तक था। अशोक का राज्य जम्मू कश्मीर तक था। ठीक है, तभी तो अशोक के अभिलेख के बारे में हमें पता, तो भाई अशोक के अभिलेख के बारे में हमें तभी तो पता चला है कि अशोक का राज्य जम्मू कश्मीर तक था। क्योंकि कोई भी राजा किसी दूसरे राज्य के यहाँ अभिलेख थोड़ी अंकित कराएगा। कोई भी राजा अपने राज्य क्षेत्र में ही तो अभिलेख लगवाएगा। ऐसा थोड़ी है अशोक किसी और चीन में जाकर अभिलेख लगवाया था। तो इससे पता चलता है कि जो भी राजा थे वो अपने राज्य क्षेत्र में ये अभिलेख जो है अंकित कराते थे। और जो अभिलेख मिले हैं, जहां भी मिले हैं, इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि उस राजा का राज्य यहाँ तक विस्तारित था। ठीक है, इसके अलावा अभिलेखों से राजा की व्यक्तिगत रुचि के बारे में पता चलता है। व्यक्तिगत रुचि का अर्थ क्या होता है? जैसे समुद्रगुप्त है, गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त को उसके अभिलेखों में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है या उसे वीणा वादक बताया गया है। अब यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का बहुत शौक था, उसकी वीणा बजाने में बहुत ही रुचि थी। तो हमें क्या पता चला? किसी भी शासक की रुचि पता चली, राज्य विस्तार पता चला। जैसे अशोक के अभिलेख जम्मू कश्मीर में पाए हैं तो इससे पता चला कि अशोक का जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर तक फैला था। ठीक है, ये हो गया अभिलेख। मैं बताया कि अभिलेख क्या जानकारी हमें देते हैं। अब आता है अभिलेखों में कौन कौन सी भाषा प्रयोग की गई है। अब तक जो अभिलेख मिले हैं उनमें कौन कौन सी भाषा या उनमें कौन कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो प्राकृत लिपि का प्रयोग मिला है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अधिकतर मिला है। खरोष्टी लिपि का प्रयोग मिला है, खरोष्टी का प्रयोग मिला है। इसके अलावा यूनानी लिपि का प्रयोग मिला है। यूनानी, जिसको हम कह सकते हैं यूनानी या आराजाइक लिपि, आराजाइक लिपि, यूनानी या आराजाइक लिपि। तो इन सब का हमें उल्लेख मिला है अभी तक अभिलेखों में। अभिलेखों में अब तक ये लिपियों का प्रयोग हमें मिला है, जो भी हमें अभिलेख अब तक प्राप्त हुए हैं। प्राकृत लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, यूनानी या फिर आराजाइक लिपि। ठीक है, इनका प्रयोग हमें मिला है। आरंभिक जो अभिलेख मिले हैं, आरंभिक जो अभिलेख मिले हैं वो किस भाषा में, वो किस लिपि में मिले हैं? आरंभिक अभिलेख मिले हैं प्राकृत में। आरंभिक अभिलेख प्राकृत लिपि में मिले हैं। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो अधिकतर किस में मिले हैं? वो अधिकतर ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेख अधिकतर ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख मिले हैं। और जो ब्राह्मी लिपि है, ये ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं, ये भी याद रखनी है, बाएं से दाएं लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि। यानी कि जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे बाएं से दाएं लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि। इस ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का सबसे पहले जो प्रयास किया था 1837 में किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने इस ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था, या कह सकते हैं अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो अशोक के अधिकतर अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि प्रयोग होती थी, जिसे पढ़ने का प्रयास 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिले हैं। खरोष्टी, अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं।
ये जो खरोष्टी लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी कि ये ऐसे लिखी जाती है। इधर से शुरू करते हैं इसको, खरोष्टी लिपि को ऐसे लिखी जाती है। और ये वाली जो ब्राille लिपि है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभिलेख मिले हैं, पाक व अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं अशोक के, ठीक है, उनमें यूनानी लिपि का प्रयोग मिला है। कौन सी लिपि? यूनानी लिपि का उसमें प्रयोग मिला है अशोक के जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में। तो ये सब बातें आपको नोट करनी है, किन अभिलेखों में किस भाषा प्रयोग मिली है अशोक के में, ठीक है। अधिकतर अभिलेख ब्राille लिपि मिले हैं, आरंभिक अभिलेख सभी ज्यादातर शासकों के प्राकृतिक भाषा में मिले हैं, वो प्राकृतिक लिपि में मिले हैं। ब्राille लिपि बाएं से दाईं लिखी जाती है, जिसको पढ़ने का सबसे पहले प्रयास 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। खरोष्टी लिपि में कुछ अशोक के अभिलेख मिले हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो यूनानी भाषा में, वो यूनानी लिपि में मिले हैं, ठीक है। तो ये हुआ अभिलेखों में जो भाषा प्रयुक्त होती थी उसके बारे में। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देखेंगे अभिलेखों के प्रकार। अभी हम अभिलेख पर चर्चा करेंगे कौन कौन से अभिलेख महत्वपूर्ण हैं। अब देखते हैं अभिलेखों के प्रकार। अभिलेखों के प्रकार कितने होते हैं? तो मुख्य रूप से अभिलेख 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के अभिलेख होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के? नंबर 1 राजाज्ञा अभिलेख, राजाज्ञा अभिलेख। नंबर 2 परास्ती अभिलेख, परास्ती अभिलेख। नंबर 3 दानपत्र अभिलेख, दानपत्र अभिलेख। और नंबर 4 मूर्तिपट्ट अभिलेख, मूर्तिपट्ट अभिलेख। ये 4 प्रकार के अभिलेख होते हैं, राजाज्ञा अभिलेख, परस्ती अभिलेख, दानपत्र अभिलेख और मूर्तिपट्ट अभिलेख, ठीक है। अब ये राजाज्ञा अभिलेख कैसे होते हैं, मूर्तिपट्ट कैसे होते हैं, परास्ती किसे कहेंगे, दानपत्र अभिलेख कैसे होते हैं? सबसे पहले राजाज्ञा अभिलेख। राजाज्ञा अभिलेख वो अभिलेख होते हैं जिसमें राजा द्वारा दी गई कोई आज्ञा या आदेश अंकित कराई गई हो। यदि किसी शासक ने कोई आदेश दिया है और उस आदेश को किसी अभिलेख में अंकित कराया गया है तो उसको कहेंगे राजाज्ञा अभिलेख। जैसे कि अशोक ने कौशाम्बी अभिलेख में अपने अधिकारियों को राजाज्ञा दी थी। कौशाम्बी अभिलेख में अशोक ने अंकित कराया, और वो अंकित कराया जो उसने वहां के अधिकारियों को आज्ञा या आदेश दिए थे। तो आज्ञा या आदेश यदि किसी अभिलेख में अंकित कराए गए हैं तो ऐसे अभिलेख कहलाएंगे राजाज्ञा अभिलेख। परास्ती, परास्ती किसे कहेंगे? जैसे आपने सुना होगा समुद्रगुप्त की प्रयाग परास्ती, बताएंगे इस पे भी। तो परास्ती किसे कहेंगे? ऐसा अभिलेख जिसमें राजा की विजय या उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया हो। कोई ऐसा अभिलेख है जिसमें राजा की विजय अंकित कराई गई हो कि उसने इतनी विजय की थी, वो अभिलेख में अंकित करा रखा हो, तो उसको कहेंगे परास्ती। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, राजा खारवेल जो कि कलिंग के राजा थे, राजा खारवेल, उनका एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कैसा है? परास्ती प्रकार का अभिलेख है। समुद्रगुप्त की प्रयाग परास्ती, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कर रखा है उसमें। तो जहां भी विजय दी गई है, जिस अभिलेख में राज्य की उपलब्धियां दी गई हैं, जो भी राजा है उसने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त करी थी, ऐसे अभिलेख आएंगे परास्ती अभिलेख में। दानपत्र अभिलेख, दानपत्र अभिलेख में क्या आएगा? दानपत्र अभिलेख में यदि राजा द्वारा दिया गया दान अंकित करा रखा है, राजा ने कहीं कोई दान दिया और वो दान अभिलेखों के माध्यम से उसने अंकित करा दिया, तो ऐसा अभिलेख क्या कहलाएगा? दानपत्र अभिलेख कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको इसका उदाहरण है नागनिका अभिलेख। नागनिका अभिलेख जो कि सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ है, नागनिका अभिलेख। तो इस नागनिका अभिलेख में यज्ञ में सातवाहन वंश के शासकों ने दान दिया था, उसको इसमें जो है अंकित करा रखा है दानपत्र अभिलेख में, जो नागनिका अभिलेख है, ठीक है। वास्तव में भूमिदान की जो प्रथा शुरू करी थी भारत में, वो सातवाहन वंश के शासकों ने करी थी। और ये दानपत्र जो अभिलेख है ये भी सातवाहन वंश के शासकों द्वारा ही अंकित कराए जाने शुरू हुए थे। दानपत्र अभिलेख किसने शुरू करे थे? सातवाहन वंश के शासकों ने, ठीक है। मूर्तिपट्ट अभिलेख, मूर्तिपट्ट अभिलेख कैसा होता है? जिस
अभिलेख में ऐसा अभिलेख जो किसी मूर्ति के पीछे वाले भाग पर अंकित कराया गया हो। मान लो ये मेरा मूर्ति है, इस मूर्ति के जो पीछे वाला हिस्सा है, ये मेरा हाथ इधर से जो है ये वाला, इस पे कोई लेख अंकित करा दिया तो इसको क्या बोलेंगे? मूर्ति पट्ट अभिलेख बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? हम बोलेंगे इसे मूर्ति पट्ट अभिलेख। यानी कि ऐसा अभिलेख जो किसी मूर्ति के पीछे वाले भाग पर अंकित कराया गया हो उसको कहते हैं मूर्ति पट्ट अभिलेख। और इसके उदाहरण में आपको दूं तो रामगुप्त, जो रामगुप्त था गुप्त वंश का शासक, रामगुप्त के 2 अभिलेख मिले हैं मध्य प्रदेश की विदिशा से। मध्य प्रदेश के विदिशा से रामगुप्त के 2 अभिलेख मिले हैं जो कि जैन धर्म से जुड़ी हुई 2 मूर्तियां हैं, उनके पीछे अभिलेख अंकित है। वास्तव में मूर्ति पट्ट अभिलेख सबसे प्राचीन समय में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से, लेकिन उसे मान्यता नहीं दी गई है। मान्यता जो दी गई है वो किसे दी गई है? रामगुप्त के 2 अभिलेखों को दी गई है जो कि जैन धर्म से जुड़े हुए तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, उनके पीछे ये अभिलेख अंकित हैं। और ये कहां से मिले हैं? मध्य प्रदेश की विदिशा से। तो भाई 4 प्रकार के अभिलेख समझ में आए। यदि राजा का कोई आदेश अंकित है तो उसको कहेंगे राजाज्ञाभिलेख। यदि राजा की विजय अंकित है या उपलब्धि अंकित है तो परास्ती अभिलेख। यदि राजा का दान दिया गया, दान अंकित किया गया अभिलेख में तो दान पत्र अभिलेख। और यदि किसी मूर्ति के पीछे अभिलेख अंकित है तो उसे कहेंगे मूर्ति पट्ट अभिलेख। तो अभिलेख कितने प्रकार के हुए? अभिलेख हुए 4 प्रकार के। अब ये हो गए अभिलेख। अब एक सवाल और आता है, अब तक जो हमें अभिलेख मिले हैं उत्खनन से, वो अभिलेख किन किन वस्तुओं पर अंकित मिले हैं? अब तक जो अभिलेख मिले हैं हमें किन किन वस्तुओं पर मिले हैं? सबसे पहले मिले हैं लकड़ी पे। ठीक है, सबसे पहले नहीं कह सकते, हमने अपने आप से लिखा है, कह सकते हैं कि लकड़ी पे हमें जो अभिलेख मिले हैं किन किन वस्तुओं पे मिले हैं? तो लकड़ी पे किसका अभिलेख था? जैसे मैं आपको बताऊं, हम्बुरावी की विधि संहिता। हम्बुरावी की विधि संहिता किस पे मिली है? हम्बुरावी की विधि संहिता जो मिली है वो लकड़ी पे ही मिली है। लकड़ी पे हम्बुरावी ने अपनी विधि संहिता अंकित कराई थी। ठीक है, लकड़ी। और लकड़ी के बाद ले लेते हैं प्रस्तर। प्रस्तर किसे बोलते हैं? प्रस्तर बोलते हैं पत्थर को। पत्थर पे भी हमें ज्यादातर अभिलेख वास्तव में पत्थर पे अंकित मिले हैं। ठीक है, पत्थर पे कोई अभिलेख अंकित करा दिया। ठीक है, बहुत सारे मिले हैं, इनके तो हम उदाहरण नहीं देना चाहता, बहुत सारे हैं पत्थर पे अभिलेख अंकित। इसके अलावा ताम्रपत्र का अर्थ होता है तांबे के बर्तन। तांबे के बर्तनों पे मिले हैं हमें अभिलेख, तांबे के बर्तनों पे। ठीक है, तांबे के बर्तनों पे भी हमें क्या मिले हैं? अभिलेख अंकित मिले हैं राजाओं, शासकों के, महाराजाओं के। ठीक है, भोजपत्र। ठीक है, भोजपत्र का अर्थ होता है भोजन के बर्तन, जिनमें राजा महाराजा भोजन करते थे। भोजन के जो बर्तन होते ना, उनपे भी कुछ अभिलेख अंकित मिले हैं। कुछ मिले हैं, ज्यादा नहीं मिले हैं। इसके अलावा मंदिरों की दीवारों पर भी हमें अभिलेख मिले हैं, मंदिरों की दीवारों पर। ठीक है, और अधिकतर मंदिरों की दीवारों पर जो अभिलेख मिले हैं वो किस वंश से जुड़े हुए हैं? वो चोल वंश के शासकों के मिले हैं। चोल वंश, आप चोल वंश पढ़ोगे आगे। चोल वंश के जो शासक थे, चोल वंश के जो मंदिर थे, उन पर मंदिरों की दीवारों पर भी चोल वंश के शासक अपने अभिलेख अंकित कराते थे। उनके अभिलेख हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अभी तक अभिलेख जो मिले हैं किन किन वस्तुओं पर मिले हैं? भाई पत्थरों पर अभिलेख अंकित मिले हैं। कोई पत्थर लिया, उस पे अपना राजा ने अपना अभिलेख अंकित करा, वो किसी स्थान पर गड़वा दिया तो खुदाई हुई तो वहां से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, ताम्रपात्र, खुदाई में तांबे के बर्तन मिले हैं, तांबे के बर्तनों पर अभिलेख अंकित मिले हैं। ठीक है, ऐसे लकड़ी पर अभिलेख अंकित मिले हैं। भोजन के पत्र मिले हैं, खाने के भोजन के जो बर्तन है उन पे मिले हैं। ठीक है, मंदिर मिले हैं तो मंदिरों की दीवारों पर भी ऐसे अभिलेख अंकित हैं जो आज भी हैं। ठीक है, तो अभी तक हमें ये जाना कि अभिलेख हमें कहाँ मिले हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख अभिलेख हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। कुछ अभिलेख इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, कुछ अभिलेख आपको अगली क्लास में देंगे। तो हमारा सबसे पहला जो अभिलेख है हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो अभिलेख है उसका नाम है, अब हम पढ़ रहे हैं प्रमुख अभिलेख। ठीक है, प्रमुख अभिलेखों पर हम चर्चा करते हैं। किस अभिलेख की कौन कौन सी विशेषता है सब आपको नोट कर लेनी है। अभिलेख का नाम डालना है, फिर उसके अंदर क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको नोट करना है। तो नंबर 1 पे हम सबसे पहले लिखते हैं
जा कोई बोगजा कोई अभिलेख, आपको बड़ा नया नाम लग रहा होगा, बोगजा कोई अभिलेख। ये पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना अभिलेख है बोगजा कोई अभिलेख। ठीक है, बोगजा कोई अभिलेख लिखेंगे नंबर 1 पे, जो कि इसमें आगे लिखेंगे सबसे प्राचीन अभिलेख है, सबसे क्या है, सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगजा कोई अभिलेख। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगजा कोई अभिलेख। इसकी जो तिथि मानी गई है वो मानी गई है 1148 ईसा पूर्व का है यह अभिलेख। ये 1148 ईसा पूर्व का अभिलेख है। कहां से प्राप्त हुआ है ये तुर्की, जो तुर्की देश है ना, तुर्की देश के एशिया माइनर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तुर्की के एशिया माइनर नामक स्थान से हमें प्राप्त हुआ है, सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। ठीक है, इसकी तिथि कितनी है, 1148 ईसा पूर्व मानी गई है। एशिया के तुर्की के एशिया माइनर नामक स्थान से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसकी आपसे पूछा जाए इसकी लिपि कौन सी है, जो सबसे पुराना अभिलेख है, इसकी लिपि कौन सी है, दुनिया का सबसे पुराना अभिलेख है, लिपि कौन सी है इसकी लिपि जो मानी जा रही है उसका नाम है किल्क इसकी क्या है, किल्क इसकी लिपि है। ठीक है, हम भाषा पे भी चर्चा कर लेते हैं, इसकी भाषा क्या है, तो इसकी जो भाषा है वो कौन सी है, इसकी भाषा यूरोपीय या फिर यूनानी है, यूनानी या फिर कह सकते हैं इसकी भाषा यूनानी या फिर यूरोपीय है। तो एशिया माइनर से मिला है, दुनिया का सबसे पुराना अभिलेख का नाम बताओ, तो आपका उत्तर हो जाएगा बोगजा कोई अभिलेख। कहां से मिला है, तुर्की के एशिया माइनर से। कितनी तिथि है इसकी, ये 1148 ईसा पूर्व के आसपास का माना जा रहा है। इसकी लिपि किल्क है और इसकी जो भाषा है वो कौन सी है, यूनानी है। ठीक है, इसकी भाषा कौन सी है, इसकी भाषा जो है वो यूनानी है। ठीक है भाई, तो थोड़ा जो है लाइट में प्रॉब्लम हो गई है, वैसे तो साफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लीन आ रहा है। तो इसकी जो भाषा है वो कौन सी है, इसकी भाषा है वो है यूनानी या यूरोपीय, इसकी हम भाषा कह सकते हैं। ठीक है, तो भाई अब इसमें क्या है, एक और इसकी थोड़ी रोचक कहानी मैं आपको बता दूं। जो ये अभिलेख है ना, इस अभिलेख में 4 देवताओं के नाम अंकित हैं। कौन कौन से देवता हैं वो, इंद्र है, वरुण है और नासत्य है। इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र, ये 4 देवताओं के नाम अंकित हैं। इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र, इन 4 देवताओं के नाम अंकित है इस अभिलेख में। इंद्र, वरुण, ठीक है, इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र, इन 4 देवताओं के इसमें नाम जो है अंकित है अभिलेख में। अब सवाल ये है, ये आप जानते हैं सभी, इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र कहाँ के देवता हैं, ये तो भारत के देवता हैं। ये कहाँ के देवता हैं, हिंदू देवता हैं। भाई जब ये हिंदू देवता हैं, इंद्र, वरुण, नासत्य, चलो ये तो आप नासत्य और मित्र तो आपने नहीं सुने होंगे, इंद्र, वरुण तो सुने हैं, तो कहाँ के देवता हैं, ये तो भारत के देवता हैं, हिंदू देवता हैं। तो ये भारत के देवता तुर्की में क्या करने गए, तुर्की में कहाँ से आ गए भारत के देवता, भाई तुर्की से तो प्राप्त हुआ है ये अभिलेख, तुर्की से तो प्राप्त हुआ है, तो तुर्की में क्या करने आ गए ये भारत के देवता। तो भाई ये तुर्की में नहीं आए भाई, इसमें कुछ का तो मानना ये है कि जब आर्य भारत आए, वास्तव में आर्य भारत के ही थे, भारत से बाहर नहीं आए थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब आर्य भारत से आए तो वो तुर्की, ईरान, इराक होकर आए थे, तो कुछ समय के लिए वहाँ तुर्की में वो रुके थे। और आर्यों का आपको पता ही है प्रिय देवता इंद्र था, तो उन्होंने इस लेख का जो है मतलब अभिलेख जो है इसका उन्होंने निर्माण करा था या फिर उन्होंने वो अंकित करा था, लेकिन ये बहुत कम लोगों की मान्यता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये अभिलेख वहाँ कैसे पहुँचा, ये अभिलेख तुर्की में कैसे पहुँचा था। कौन सा अभिलेख, बोगजा कोई अभिलेख था जो दुनिया का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है, ये तुर्की में कैसे पहुँचा था। तो भाई तुर्की में 2 राजा थे, हित्नी और मितनी, 2 राजा थे जिनका नाम था हित्नी और दूसरे का नाम था मितनी। हित्नी मितनी नाम के 2 कौन थे, 2 राजा थे। इनमें आपस में एक दूसरे के राज्य को लेकर झगड़ा होता रहता था, इनमें झगड़ा होता था एक दूसरे के राज्य पर अधिकार करने के लिए, हित्नी और मितनी में। तो जब इनमें लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, तो कुछ देवताओं ने इनमें समझौता करना चाहा। तो
ये भारत के देवता उस समय वहां पर गए, इनमें दोनों में समझौता करने के लिए हितनी और मितनी जो था, क्योंकि उस समय ऐसी कोई विचारधारा नहीं थी कि भारत है यहाँ पे या कुछ है, ऐसा तो कोई नाम ही नहीं था कि भारत है यहाँ पे, भारत तो बाद में बनेगा, ठीक है। तो हितनी और मितनी दोनों राजाओं में समझौता करने के लिए इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र ये 4 देवता तुर्की गए और इन्होंने जाकर वहां स्वयं उपस्थित होकर इनमें समझौता किया और इनमें समझौता के तहत जो शर्तें रखी गई थी उन शर्तों को ही इस अभिलेख में अंकित कराया गया था। अपनी उपस्थिति में देवताओं ने उन शर्तों को इस अभिलेख में अंकित कराया था, ठीक है। समझ गए वहां पर कैसे पहुंचे? तो वहाँ के तुर्की के 2 राजा थे, हितनी और मितनी, उनमें आपस में क्या होता था? झगड़ा होता था। उस झगड़े को समझौता करने के लिए ये चारों देवता यहाँ पर तुर्की पहुंचे और इन्होंने वहां जाकर इन दोनों राजाओं में समझौता कराया। समझौता करा के कुछ शर्तें रखी गई, उन शर्तों को इस अभिलेख में दर्शाया गया है या इस अभिलेख में उन शर्तों को अंकित कराया गया है। तो ये है आपका बोगजाकोई अभिलेख, ठीक है। बोगजाकोई अभिलेख हो जाएगा। अब हम इसके बाद और अभिलेखों पे आगे चर्चा करेंगे। बहुत सारे अभिलेख हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बोगजाकोई अभिलेख के बाद आता है गरुण स्तंभ लेख, दूसरा है गरुण स्तंभ लेख। भाई हम भी कहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं भी कहीं कोचिंग कर रहा हूँ, बाकी मुझे इतिहास के बारे में पहले से ही बहुत जानकारी है, लेकिन कुछ हम नई बातें मिल रही हैं तो मैं आपको साथ के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आपको फिर भी बेकार लग रहा है तो ये कमेंट कर दें, फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी वीडियो यही बंद कर दूंगा। मुझे पढ़ना है, ठीक है, ये तो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। गरुण स्तंभ लेख, ये दूसरा अभिलेख है गरुण स्तंभ लेख, ठीक है। गरुण स्तंभ लेख ये दूसरा कह सकते हैं दूसरा अभिलेख है। इससे पहले हमने एक अभिलेख पे बात करी है। ये किस पे सबसे पहले याद रखेंगे? ये पत्थर पर अंकित है भाई, ये पत्थर या प्रस्तर पर अंकित किया गया है। पत्थर पर ये लेख अंकित है, पत्थर पर लिखा गया है ये लेख। यह मध्य प्रदेश की विदिशा से, बेसनगर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? MP से प्राप्त हुआ है ये, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की या मध्य प्रदेश के विदिशा है, विदिशा नहीं है, सॉरी, विदिशा में जगह का नाम है बेसनगर। विदिशा के बेसनगर से ये गरुण स्तंभ लेख हमें क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश की विदिशा के बेसनगर से हमें ये अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। यह अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? वहां से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश की विदिशा से। इसकी जो भाषा है वो कौन सी है? भाषा, लैंग्वेज है इसकी, प्राकृत इसकी भाषा है। लिपि की बात करने लगे, लिपि कौन सी है इसकी? तो इसकी लिपि की चर्चा करें हम तो लिपि कौन सी है? तो इसकी जो लिपि है वो कैसी है? इसकी लिपि जो है वो ब्राही है। ब्राही को कभी कभी कुछ क्या लिख देते हैं? ब्राही को ऐसे लिख देते हैं, ब्राह्मी, जैसे बैर है आ मैं, यानी कि आधा में है, ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसकी जो लिपि है वो कैसी है? ब्राही है। भाषा कैसी है? प्राकृत है। कहाँ से मिला है हमें? मध्य प्रदेश के विदिशा से या बेसनगर से हमें ये प्राप्त हुआ है। आप याद रखेंगे कि हमें मध्य प्रदेश में ये पाया गया है, ठीक है। कौन सा? गरुण स्तंभ लेख हमें कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश से मिला है। एक और बात, ये किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? हेलियोडोरस। यह हेलियोडोरस का अभिलेख है। गरुण स्तंभ लेख किसका अभिलेख है? हेलियोडोरस का अभिलेख है। हेलियोडोरस का अभिलेख है। यह हेलियोडोरस का अभिलेख है। हेलियोडोरस कौन था जिसका यह अभिलेख है? तो मैं आपको बता दूं, सीरिया देश है ना, सीरिया देश के एक राजा थे जिनका नाम था एंटियोलॉकिस, ठीक है। जिनका नाम था एंटियोलॉकिस, लिखे देते हैं एंटियोलॉकिस जो थे, इनका राजदूत था ये हेलियोडोरस, ठीक है। एंटियोलॉकिस सीरिया के राजा थे, एंटियोलॉकिस इनका राजदूत था हेलियोडोरस। उसी का ये अभिलेख है, कौन सा? गरुण स्तंभ लेख। अब ये भारत में कैसे आ गया सीरिया का शासक? तो ये भारत में ऐसे आ गया
कि जो सातवाहन वंश था, आप पढ़ोगे आगे सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन वंश के 9वें राजा थे, 9वें, सातवाहन वंश के 9वें शासक थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था भागभद्र, जिनका नाम था भागभद्र। तो जो भागभद्र थे, भागभद्र के दरबार में आया था एंटियोकस, सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था हेलियोडोरस, जो भागवती के दरबार में आया और इसी ने ये लेख अंकित कराया था, गरुड़ स्तंभ लेख, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा में हमें पाया गया है। इस अभिलेख की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको ये लिखनी है, इस अभिलेख में पहली बार भागवत धर्म का विवरण मिलता है। भागवत धर्म श्री कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है। भागवत धर्म का वर्णन पहली बार किस अभिलेख में मिलता है, तो आप बताएंगे भागवत धर्म का वर्णन पहली बार जो हमें अभिलेख में मिलता है, कौन सा अभिलेख है, गरुड़ स्तंभ लेख है। यह विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ है भागवत धर्म का जो हमें अभिलेख मिलता है, ठीक है। तो भागवत धर्म का वर्णन सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है, बता देंगे। भागवत धर्म का सबसे पहले वर्णन मिलता है हमें गरुड़ स्तंभ अभिलेख में, ठीक है। गरुड़ स्तंभ जो लेख है उसमें हमें सबसे पहले इसका वर्णन मिलता है। ओके, चलो तो भाई इसके आगे हम पढ़ते हैं अब और अभिलेख, कुछ कुषाण वंश के शासकों से जुड़े हुए अभिलेखों को देखे लेते हैं। कुषाण वंश के शासक, ठीक है, कुषाण वंश के शासकों से जुड़े हुए अभिलेख को देते हैं। मथुरा अभिलेख, तीसरा है मथुरा अभिलेख। मथुरा अभिलेख, मथुरा अभिलेख किसका है, मथुरा अभिलेख सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कुषाण वंश के शासकों से जुड़े हुए अभिलेखों पर। मथुरा अभिलेख किसका है, तो कुषाण वंश के शासक थे जिनका नाम था हुइस्क। आपने नहीं पढ़े होंगे क्योंकि आप ऊपर से इतिहास पढ़ते हो, अंदर से इतिहास नहीं पढ़ते हो, और मैं इतिहास की जानकारी अंदर से रखता हूँ, ठीक है। अभी आपका रोजाना कंपटीशन हो रहा है भाई, कल भी कंपटीशन हुआ है, तो वास्तव में ऐसे कंपटीशन का मेरी राय है कोई लाभ नहीं है। क्यों नहीं है, कंपटीशन का लाभ तब है जब दोनों तरफ से बराबर संघर्ष हो। आपका कल कंपटीशन है, आज आपने नेट से सर्च करा, 5-10 क्वेश्चन याद करे, चले गए। विवरण चाहिए पूरा, वहाँ खड़े होकर सुना दो कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो मैं जब मानूँ हाँ आप कंपटीशन कर रहे हैं। इस कंपटीशन में कोई दम नहीं है जो आप कर रहे हो, और रोजाना कंपटीशन अच्छा नहीं लगता कि आप 7 दिन में कंपटीशन कर लगे। पहले कुछ तैयार तो करो, अरे पहले कुछ पढ़ो तो सही, तभी तो कंपटीशन तक पहुंचो। तो ये कंपटीशन थोड़ी नहीं है, ये कंपटीशन नहीं है तो मजाक है, ठीक है। तो हुइस्क जो किस कहाँ का था, कनिष्क मतलब कुषाण वंश का था। हुइस्क किसका था, आप पढ़ेंगे आगे कुषाण वंश। तो ये जो अभिलेख है किसका है, ये कुषाण वंश का है अभिलेख हुइस्क। इस अभिलेख में एक बात याद रखनी, इस अभिलेख में श्रेणी शब्द का प्रयोग हुआ है, श्रेणी। अब आप श्रेणी कहेंगे क्या है, तो भैया इसमें श्रेणी शब्द किसके लिए आया है, गेहूं पीसने वाले व्यापारियों का एक समूह था। इसमें श्रेणी शब्द आया है गेहूं पीसने वाले व्यापारियों के एक समूह के लिए, पीसने वाले व्यापारियों के समूह के लिए इसमें क्या हुआ है, श्रेणी शब्द आया है। एक दूसरा शब्द आया जिसका नाम था श्रेष्ठी, ठीक है, श्रेष्ठी, ठीक है। जो श्रेष्ठी शब्द आया ये किसके लिए आया है, जो गेहूं पीसने वाले व्यापारी थे, व्यापारियों के प्रमुख के लिए आया है। तो ये सब बातें आप नोट करिए, ये किसके लिए आया, ये प्रमुख के लिए आया है। तो आप बता सकते हैं मथुरा अभिलेख किसका है, हुइस्क का है, कुषाण वंश के शासक हुइस्क का है। इसमें श्रेणी शब्द आया जो कि गेहूं पीसने वाले व्यापारियों के समूह के लिए प्रयोग हुआ है, गेहूं पीसने वाले व्यापारियों के समूह के लिए प्रयोग हुआ है। श्रेष्ठी किसके लिए आया है, जो श्रेष्ठी आया वो किसके लिए आया है, तो आप बता देंगे श्रेष्ठी किसके लिए प्रयोग हुआ है, जो व्यापारी होते थे, गेहूं पीसने वाले व्यापारियों का जो समूह होता था उसके प्रमुख के लिए क्या शब्द हुआ है, श्रेष्ठी शब्द प्रयोग हुआ है। मेरे भाइयों इतना मेहनत करो कि जी के क्या है कोई भी चैप्टर आपसे बच ना पाए, ठीक है। ऐसे आप क्या है कि आप जो है ना, आप में दम नहीं है, मेरा कहने का अर्थ ये है, दम नहीं है आप में, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, बस मेहनत करो, जानदार शानदार बिल्कुल बढ़िया तरीके से। किसी भी परीक्षा को अपना टारगेट बना लो, केवल एक परीक्षा पर ध्यान दो। ऐसा नहीं अब की बार ग्रुप डी आ रही है, एनटीपीसी आ रही है, जेल पुलिस आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली एक परीक्षा को टारगेट बनाओ, उस परीक्षा को टारगेट बनाकर अपना लक्ष्य सिद्ध करो, ठीक है। अभी मेरा भी पीछे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है अभी 28 तारीख में, उसमें ऐसी जीएस आई है कि कितनी गिरी हुई जीएस आई है बता नहीं सकता। हालांकि मेरा मैथ वगैरह ठीक नहीं हुआ है, मैथ में एडवांस मैथ मुझ पर हुआ ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास आता नहीं है भी एडवांस मैथ। जो वैसा मैथ था वो आया, उसमें भी कुछ सवाल रह गए, बाकी जीएस बहुत ही अच्छी आई थी,
तो भाई किसी भी परीक्षा को टारगेट बनाकर पढ़ो। आपका हो गया मथुरा अभिलेख जो कि कुषाण वंश से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है आरा अभिलेख। आरा अभिलेख आता है चौथा, आरा अभिलेख। आरा अभिलेख किसका है? तो ये कनिष्क द्वितीय का है। कुषाण वंश के शासक कनिष्क, एक तो कनिष्क प्रथम थे जिन्होंने संवत चलाया था, शक संवत, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये दूसरे थे कनिष्क द्वितीय, कनिष्क सेकंड। ये किसका है? आरा अभिलेख कनिष्क द्वितीय का है, कनिष्क सेकंड का है। इसमें बस आपको एक बात याद रखनी है कि इसमें कनिष्क द्वितीय को केसर या सीजर कहा गया है। केसर या क्या कहा गया है? केसर कह सकते हैं या फिर सीजर कह सकते हैं। इसमें कनिष्क द्वितीय को केसर या फिर सीजर कहा गया है, ये बात आपको याद रखनी है। केसर या फिर सीजर इसमें कहा गया है कनिष्क द्वितीय को। आरा अभिलेख किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से संबंधित है। किस शासक से संबंधित है? कनिष्क द्वितीय से संबंधित है। चलो थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं भाई हम, आप नोट करते चले ये सब बातें जो कि बहुत ही लाभदायक होने वाली है परीक्षा के लिए, ठीक है। हुजा चट्टान अभिलेख आगे है, हुजा चट्टान अभिलेख। हुजा चट्टान अभिलेख है आगे, ठीक है। ये हुजा चट्टान अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है? तो ये भैया कनिष्क का अभिलेख है, कनिष्क प्रथम, ठीक है। कनिष्क प्रथम का अभिलेख है ये हुजा चट्टान अभिलेख। किसका है? कनिष्क प्रथम का। कहां से प्राप्त हुआ है? ये हमें जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है, जम्मू कश्मीर से। हुजा चट्टान अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर में आपने सुना होगा काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के पास एक चट्टान है जिसका नाम है हुजा नामक चट्टान पे अंकित मिला है काराकोरम पर्वत श्रेणी पे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इस अभिलेख से अनुमान लगाया है इतिहासकारों ने कि जो कनिष्क का राज्य कहां तक फैला होगा? जम्मू कश्मीर तक। क्यों अनुमान लगाया गया? क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। अब कोई भी राजा क्या किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना अभिलेख अंकित कराएगा? नहीं करा सकता। इसीलिए ये पता चला है कि जम्मू कश्मीर में कनिष्क का अभिलेख मिलने से जम्मू कश्मीर तक या जम्मू कश्मीर पर उस समय कनिष्क का शासन रहा होगा। इस अभिलेख में और भी बातें कही गई हैं। जो हुजा चट्टान अभिलेख है, हुजा चट्टान अभिलेख में आप पढ़ोगे आगे गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, और आप इसके अलावा पढ़ोगे समुद्रगुप्त को भी पढ़ोगे, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि भी पढ़ोगे जिनका नाम था हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, ठीक है। तो इसमें जो अभिलेख है हुजा चट्टान अभिलेख, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और हरिसेन, इन तीनों की चर्चा की गई है इस अभिलेख में। और जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसको क्या कहा गया है? इसको इसमें विक्रमादित्य कहा गया है। विक्रमादित्य इस अभिलेख में कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। तो ये हो गया आपका हुजा चट्टान अभिलेख। पूछा जाए किससे संबंधित है? कनिष्क से संबंधित है। हमें जम्मू कश्मीर में काराकोरम पर्वत श्रेणी पर यह प्राप्त हुआ है, जिससे अनुमान लगाया गया है कि कनिष्क का जो राज्य था वो कहां तक था? वो जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। कनिष्क के अलावा इसमें 3 व्यक्तियों की और चर्चा आई है। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य कहते हो, समुद्रगुप्त और उसके दरबारी कवि हरिसेन, इनकी भी चर्चा इस जो है अभिलेख में हमें प्राप्त होती है या फिर कह सकते हैं मिलती है, ठीक है। तो भाई अब की बार हम एक लास्ट अभिलेख और देखे लेते हैं बस, जिसका नाम है रेवतक अभिलेख। इसका नाम है रेवतक अभिलेख। ये किसका जुड़ा अभिलेख है? रेवतक अभिलेख किसका है? तो आप बता दोगे ये भी किसका है? ये भी कनिष्क का है। रेवतक अभिलेख किसका है? कनिष्क का है। ये हमें कहां से प्राप्त हुआ है? रेवतक अभिलेख हमें अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, ये वाला अभिलेख, ठीक है। अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है
सुर्ख कोटला, सुर्ख कोटला कोटल ऐसे ही है कुछ, सुर्ख कोटल। अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सुर्ख कोटल। इस सुर्ख कोटल नामक स्थान से हमें ये रेवतक अभिलेख मिला है। किसके है ये, किसका है अभिलेख? जो रेवतक अभिलेख है वो किसका है? तो रेवतक अभिलेख कुषाण वंश के शासक कनिष्क प्रथम का है, कनिष्क फर्स्ट, ठीक है, कनिष्क प्रथम का है। सुर्ख कोटल से ये मिला है। इसकी जो भाषा है, इसकी जो भाषा है वो बैक्टेरियन है। भाषा कैसी है? बैक्टेरियन है इसकी भाषा, ठीक है, इसकी भाषा कैसी है? बैक्टेरियन है। इसकी लिपि कैसी है? इसकी लिपि इसकी यूनानी है, इसकी लिपि है यूनानी। भाषा बैक्टेरियन है, लिपि यूनानी है, कनिष्क का है। अफगानिस्तान से हमें रेवतक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में पहली बार कनिष्क के शक संवत का उल्लेख आया है। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने। कब चलाया था? 78 ईस्वी में चलाया था। अपने राज्याभिषेक के अवसर पर जब कनिष्क शासक बनता है 78 ईस्वी में, तब उसने शक संवत चलाया था। इस शक संवत का उल्लेख पहली बार जो मिलता है हमें कहाँ मिलता है? इस रेवतक अभिलेख में मिलता है शक संवत का उल्लेख, ठीक है। किसका है ये? कनिष्क का अभिलेख है। इसके अलावा कनिष्क को इस अभिलेख में देवपुत्र कहा गया है, देवपुत्र। कनिष्क को इस अभिलेख में क्या कहा गया है? कनिष्क को इस अभिलेख में देवपुत्र कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा इस अभिलेख में और भी बातें हैं, इस अभिलेख में और भी बातें हैं जो रेवतक अभिलेख है। रेवतक अभिलेख में और भी बातें हैं। रेवतक अभिलेख में कुल, इस अभिलेख में जो रेवतक अभिलेख है इसमें कुल चार कुषाण वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। कुषाण वंश के 4 शासकों के बारे में उल्लेख मिलता है इसमें। कौन कौन? सबसे पहले पे मिलता है कुजल कंडिफिसेस, कुजल कंडिफिसेस। इसके बाद मिलता है दूसरे पे विम कंडिफिसेस, सॉरी दूसरे पे विम कंडिफिसेस नहीं है, दूसरे पे है सिकरसुन। आपने नाम नहीं सुना होगा कुषाण वंश में, मैंने भी नहीं सुना, लेकिन इसमें दिखा रखा है ये कि रेवतक अभिलेख में कुजल कंडिफिसेस पहला शासक था कुषाण वंश का, फिर शासक बनता है सिकरसुन और उसके बाद आते हैं विम कंडिफिसेस। विम कंडिफिसेस इसके बाद शासक बनते हैं और चौथे नंबर पे कनिष्क का नाम आया है। तो इसमें 4 कुषाण वंश के शासकों का उल्लेख है, कुजल कंडिफिसेस, सिकरसुन और कनिष्क और विम कंडिफिसेस, ठीक है। सबसे पहले इसमें कुजल कंडिफिसेस का नाम लिया है, उसके बाद सिकरसुन का नाम लिया है, जो हमें अन्य किताबों में नहीं दिखता है। केवल हम इतना जानते हैं कि पहले कुजल कंडिफिसेस बना है, फिर विम कंडिफिसेस बना और फिर कनिष्क बना था, लेकिन इसमें सिकरसुन का नाम भी मिलता है। रेवतक अभिलेख में कुषाण वंश के 4 शासकों की वंशावली मिलती है। जो रेवतक अभिलेख है उसमें रेवतक अभिलेख में कुल 23 पंक्तियां हैं, 23 लाइन है। इसमें 23 लाइनों में अभिलेख अंकित किया गया है, जिनमें से 6वीं पंक्ति जो है उसमें कुषाण वंश की वंशावली मिलती है। जो मैं आपको 4 राजाओं के नाम बता रहा हूँ, ये कहाँ से मिलते हैं हमें? कुषाण वंशावली मिलती है भैया हमें कहाँ से? 6वीं पंक्ति से, ठीक है। ये हमें 6वीं पंक्ति से पता चलता है कि इसमें 4 राजाओं के नाम दिए गए हैं और इसी में पहली बार कनिष्क द्वारा चलाए गए शक संवत का उल्लेख मिलता है रेवतक अभिलेख में, जो हमें अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कनिष्क को इसमें देवपुत्र कहा गया है और इसमें कनिष्क के राज्य विस्तार की भी जानकारी मिलती है। कनिष्क के राज्य के 4 नगरों का इसमें उल्लेख मिला है। साकेत, नंबर 1 साकेत, नंबर 2 तक्षशिला, नंबर 3 चंपा और नंबर 4 पे पाटलिपुत्र। इन 4 नगरों का उल्लेख भी इसी में मिलता है। इस अभिलेख में कनिष्क के समय के 4 नगरों का उल्लेख मिलता है, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, चंपा और साकेत, ठीक है। तो आपका हो गया रेवतक अभिलेख। इसके आगे आपको जो आने वाले अभिलेख हैं वो बाद में बताएंगे। तो कुषाण वंश के अभिलेख हो गए हैं, कुछ सातवाहन वंश के अभिलेख रह रहे हैं, जैसे समुद्रगुप्त का प्रयागप्रस्ती, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख, ये सब रह रहे हैं अभी। इन पे हम आपको आगे फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे बाकी शेष अभिलेखों पे।